नमस्कार साथियों, देखिए अपन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक आपकी जो एनसीईआरटी की पुस्तकें चलती हैं उसमें इतिहास का जो पोर्शन आपका है, जिसमें कल अपन ने बात की थी प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, और आज अपन बात करेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल, तो देखिए शुरू करते हैं अपन इसको। पाषाण काल है ये आपका 3 भागों में अपन इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक आपका है पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल को पेलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल, ये आपका पहला है, ये दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं, और नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल का मतलब क्या होता है? स्टोन एज। स्टोन एज, स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर, और पाषाण का मतलब भी क्या होता है? पत्थर होता है। तो स्टोन एज यानी कि पत्थर का काल यानी कि पाषाण काल। तो ये तो 3 भागों में मुख्य रूप से अपन इसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद में पूरा पाषाण काल को भी आगे अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ये आपका निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब थोड़ी सी आप इसकी जो कालक्रम है इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि आपको इतना डीपली क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि 26 लाख ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व के बीच में जो काल आता है ये आपका पूरा पाषाण काल का आता है, और 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के बीच में आपका जो काल आता है ये आपका मध्य पाषाण काल आता है, और 4000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 2500 जो ईसा पूर्व है उस तक जो कालक्रम है ये आपका नव पाषाण काल आता है। अब ये जो आपका निम्न पुरापाषाण काल या मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल है ये आपके इसी पुरापाषाण काल के भाग हैं। तो इस 26 लाख से लेकर 9000 ईसा पूर्व है इसको भी आगे अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ये जो 26 लाख ईसा पूर्व है इससे लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक का जो कालक्रम है इसको निम्न पुरापाषाण बोलते हैं। मध्य पुरापाषाण काल में 50,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक का कालक्रम यानी कि 10,000 साल का ये मध्य पुरापाषाण काल आ गया, और उच्च पुरापाषाण काल में 40,000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 9,000 ईसा पूर्व तक का जो कालक्रम है ये उच्च पुरापाषाण काल में आता है। अब 9,000 क्यों लिया आपने? क्योंकि 9,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व का जो काल है ये मध्य पाषाण काल में आ जाएगा, और ये अपन ने डिवाइडेशन किया है ये पुरापाषाण काल का किया है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका पाषाण काल में पुरापाषाण काल है ये भाग है इसका। ठीक है, तो ये जो भाग है ये इसी को आगे अपन ने डिवाइड किया है, ये अलग है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि पाषाण युगीन अनुसंधान, पाषाण के युग का यानी कि पत्थर के काल का जो युग है उसके अनुसंधान यानी कि खोज करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? ये रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है पाषाण युगीन अनुसंधान करने का प्रारंभ करने का श्रेय। अगला है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? मानव इतिहास का जो प्रारंभिक काल है उसको किस नाम से जानते हैं? तो अपन ने बात की है पाषाण काल के बारे में, लेकिन पाषाण काल में भी सबसे पहले क्या आपका पूरा पाषाण काल है। तो मानव इतिहास का जो प्रारंभिक काल है उसको अपन पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? यानी कि स्टोन एज के अंतर्गत प्राचीन भारत में अस्त्र शस्त्र और औजार बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सबसे पहले प्राचीन भारत में पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो औजार होते थे, जो अस्त्र शस्त्र होते थे, भाला जो होता था वो आपका किसका होता था? पत्थर का ही होता था। तो पत्थर के औजारों का वो प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष है वो किस द्वीप का भाग है? भारतवर्ष है वो किस द्वीप का भाग है? तो ये जम्बू द्वीप का भाग है। जम्बू द्वीप। ठीक है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जम्बू द्वीप का भाग है। अगला है, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस यानी कि वर्तमान में जो अपन है सबसे पहले वो किस कालक्रम में जो दिखाए गए थे उसको होमो सेपियंस बोला जाता है। प्रजाति से भिन्नता यानी कि जो होमो सेपियंस व्यक्ति यानी कि अपन जो वर्तमान में अपना जो रंग रूप है, जिस तरीके से अपना आकार है, ढांचा है वो बनना शुरू हुआ था वो पहले से भिन्न था। तो उस सामान्यतः किस रूप में उसको जाना जाता है? तो इसे पिथेकेंथ्रोपस के नाम से जानते हैं। पिथेकेंथ्रोपस, पिथेकेंथ्रोपस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं? भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो भारत में सबसे पहले मानव के जो साक्ष्य हैं वो आपके नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं, और नर्मदा घाटी में अगर पर्टिकुलर आपको जगह का नाम पूछे तो हथनोरा से प्राप्त होते हैं। हथनोरा।
हथनोरा कहाँ पर आपका नर्मदा घाटी के अंतर्गत स्थित है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। यानी पाषाण काल से लेकर के आपका हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम आपको बताया 2500 यानी 2250 से लेकर के 2350 से लेकर के 1700-1800 ईसा पूर्व तक का जो कालक्रम है ये आपकी हड़प्पा सभ्यता है। तो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं ये आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं और मेहरगढ़ वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहां पर आपका, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य वो आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है और कालीबंगा कहां पर आपका, राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में, हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे। अगला है वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान, यानी बड़े बड़े जो पत्थर के स्मारक हैं उनकी पहचान के बारे में दिया गया है, किस रूप में की गई है। तो वृहद पाषाण स्मारकों की जो पहचान है वो किस रूप में की गई है, यानी जो व्यक्ति पहले मर जाता था तो मरने के बाद में उसके शव को दफनाया जाता था, तो जहां पर उसके शव को दफनाया जाता था वहां पर एक स्मारक बना दिया जाता था और वो पत्थर का और बड़े आकार का बनाया जाता था, तो उसको वृहद पाषाण स्मारक के नाम से जानते हैं। यानी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में इसकी पहचान की गई है। मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किसकी पहचान की गई है, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण, देखिए अपन ने बात की थी अभी यहां पर कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के जो अवशेष हैं ये आपके कहां से होते हैं, मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। तो यहां पर भी यही पूछा गया प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य, यानी कि सबसे पहले मानव ने जो स्थायी रूप से एक जगह खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिया था, एक जगह बसना शुरू कर दी। पहले क्या था कि घुमक्कड़ जीवन जीता था, यायावर जीवन जीता था, लेकिन सबसे पहले स्थायी जीवन एक पर्टिकुलर स्थान पर रहकर खेती करना, नदी के किनारे, वो कहां पर शुरू किया था, तो ये भी आपका मेहरगढ़ में शुरू किया था, मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ कहां पर आपका, पाकिस्तान में है। तो स्थायी जीवन से, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण है ये आपकी मेहरगढ़ से मिले हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया है, तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया है, तांबा धातु का प्रयोग किया है। और अगला क्वेश्चन है प्रस्तर युग में यानी पाषाण युग में स्टोन एज के लोगों के द्वारा सबसे पहले प्रथम घरेलू पशु जिसको पालतू बनाया गया था तो वो कौन सा था आपका, कुत्ता। यानी सबसे पहले धातु तो कौन सी काम में ली गई थी, तांबा धातु, लेकिन सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था, तो कुत्ता पशु को पालतू बनाया गया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार यानी कि जो खुदाई की गई है उन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ है वो किस काल से माना जाता है। पशुपालन का जो प्रारंभ है ये आपका मध्य पाषाण काल से माना जाता है, मध्य पाषाण काल। और राजस्थान में आपका बागोर, भीलवाड़ा और तिलवाड़ा जो बाड़मेर है वो मध्य पाषाण काल के स्थल है, यानी कि प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण है वो यहाँ से मिले हैं। अगला है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं, तो ये आपके आदमगढ़ से मिले हैं, आदमगढ़। और अगर राजस्थान में पूछा जाए तो बागोर, भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बाड़मेर से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कौन से काल में की गई थी, यानी स्थायी जीवन के जो प्रमाण है, सबसे पहले स्थायी जीवन के प्रमाण है वो तो कहां से है, मेहरगढ़ से है। और खाद्यान्नों की बात करें, मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि जो है वो सबसे पहले कहां पर की गई थी या कौन से काल के अंतर्गत की गई थी, तो ये आपको काल पूछा है यहाँ पर। तो खाद्यान्नों की जो कृषि है वो सबसे पहले आपका नवपाषाण काल के अंतर्गत की गई थी, नवपाषाण काल। देखिए अपन ने बात की थी स्टार्टिंग में पाषाण काल को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया था। तो यहां पर अपन ने बात किया तो पूरा पाषाण काल, इसमें व्यक्ति क्या करता था, केवल उपभोक्ता के रूप में जीवन यापन करता था, यानी उसको जो भी जानवर वगैरह दिख गया उसको मार लिया और बाद में खा लिया, उत्पादित तो वो कुछ भी नहीं करता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में आते आते उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था और नव पाषाण काल आते आते उसने खाद्यान्नों को यानी कि कृषि के रूप में भी वो कार्य करने लग गया था। तो अपन को इसमें यही पूछा गया था सबसे पहले मानव ने कौन से काल के अंतर्गत खाद्यान्न को प्राथमिकता दी थी, तो नव पाषाण काल के अंतर्गत खाद्यान्नों की कृषि को सर्वप्रथम मानव ने करना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है मानव के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला पहला अनाज कौन सा है। मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग में लाया गया था, तो जौ की खेती सबसे पहले की गई थी और उसके बाद में गेहूं और ग्वार, बाद में अन्य जो आपकी फसलें हैं उनकी खेती की गई थी। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो चाकोलिथिक युग है इसी को अपन कॉपर एज या ताम्र पाषाण युग के नाम से जानते हैं। तो चाकोलिथिक एज है उसको ताम्र पाषाण युग के नाम से इसको जाना जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन
अच्छा, आगे है जो स्थान की अपन बात करते हैं, कुछ प्रमुख स्थान है, ये कौन से राज्य में स्थित है और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए, इनाम गांव, देमाबाद, नवदाटोली, रेवासा और ताम्रवती बहुत ईजी है, और इनके बारे में कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे पहले तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इनाम गांव है, ये आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और देमाबाद, तो देमाबाद भी आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का अपन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो स्थल पढ़ते हैं, जिसमें देमाबाद महाराष्ट्र, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का अपन दक्षिणतम स्थान भी पढ़ते हैं, तो ये महाराष्ट्र में है। नवदाटोली, तो ये भी आपका महाराष्ट्र में है। नेवासा, तो ये भी आपका महाराष्ट्र में है। और ताम्रवती, तो ये आपका कहाँ पर, आपका राजस्थान में है। ताम्रवती राजस्थान में है, बाकी के चारों जो है ये आपके महाराष्ट्र में है। नवदाटोली है, इसकी खोज किसने की थी, तो हंसमुख धीरज कुमार सांकलिया यानी कि एसटी सांकलिया के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और यहाँ से चित्रित काले मृद भांड प्राप्त हुए हैं। नवदाटोली, इसको महाराष्ट्र भी आपको देखने को मिल सकता है, वरना आपको ऑप्शन में एमपी भी यानी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। यानी कि पहले महाराष्ट्र में था, और वर्तमान में जो नवदाटोली है ये कहाँ पर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो नवदाटोली जिसकी जो उत्खनन का कार्य है यहाँ से, तो उसका उत्खनन एसटी सांकलिया ने किया था, और यहाँ से चित्रित काले मृद भांड प्राप्त हुए हैं। चित्रित काले मृद भांड कहां से प्राप्त हुए हैं, नवदाटोली से प्राप्त हुए हैं। नेवासा के अंतर्गत आपका जो जूट है उसका पहला साक्ष्य मिला है, यानी कि पटसन का पहला साक्ष्य। नेवासा के अंतर्गत आपका पटसन यानी कि जूट, तो पटसन का प्रथम साक्ष्य ये कहां पर मिला है, नेवासा में मिला है। और ताम्रवती, तो ताम्रवती में भी आपके काले मृद भांड मिले हैं, यानी कि जो यहां से मृद भांड मिले हैं उसमें सफेद रेखाएं खींची हुई हैं, यानी सफेद रेखाओं से चित्र यहाँ पर मिले हैं। तो ताम्रवती राजस्थान में है, और यहाँ पर भी काले मृद भांड मिले हैं, काले मृद भांड, ठीक है। और देमाबाद, तो देमाबाद कहां पर आपको महाराष्ट्र में है, और देमाबाद से आपके जो समाधान मिला है देमाबाद से, उस समाधान में कलश मिला है। सबसे पहले बात तो जो समाधान जो जमीन में गाड़ी गई है, समाधान यानी कि जो शव जमीन में दफनाया गया है, उसके पास में कलश मिला है। और ये जो कलश है ये आपका जो घर होता है, घर में जो आंगन होता है, आंगन के नीचे दबा हुआ मिला है, यानी जो कलश था वो आंगन के नीचे रखा हुआ था। और ये आपका सबसे बड़ा ताम्रपाषाण काल का स्तर भी है, सबसे बड़ा ताम्र पाषाण कालीन स्थल, सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन सा है आपका, देमाबाद महाराष्ट्र है। और यहाँ से कलश से समाधान के अवशेष मिले हैं, और कलश को घरों में फर्श के नीचे रखने का प्रमाण भी मिला है, यानी शव को दफनाया जाता था तो घर के जो आंगन होता था, आंगन के नीचे ही शव को दफना दिया जाता था, और उत्तर से दक्षिण दिशा में, यानी उत्तर सर कर दिया और जो पैर है वो दक्षिण दिशा में करके इस तरीके से दफनाया जाता था। और शव के पास में कलश रखने का प्रमाण है, ये आपको कहां से मिला है, देमाबाद महाराष्ट्र से मिला है। इसके अलावा इनाम गांव की बात करें तो इनाम गांव भी महाराष्ट्र में है, और यहाँ से अपन को गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं, यानी कच्ची मिट्टी के मकान मिले हैं, और कच्ची मिट्टी के जो मकान है वो आपके गोलाकार गड्ढों में बनाए गए हैं, गोलाकार गड्ढों में, गोलाकार गड्ढों के अंतर्गत ये कच्ची मिट्टी के जो मकान है ये बनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये इतनी चीजें हैं, ये आपको कौन कौन से स्थल है, ये कहां पर है, और यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ASI, तो इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो ये आपके जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस आरंभिक पूरा पाषाण युग से शिलाश्रय के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, पूरा पाषाण काल से और शिलाश्रय के सर्वाधिक चित्र है ये आपके भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका, सर्वाधिक शिलाश्रय के जो प्रमाण है ये आपके भीमबेटका, और भीमबेटका कहां पर आपका मध्य प्रदेश में, तो यहां से प्राप्त किए हैं। अगला है कुंभकारी, कुंभकारी का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। तो कुंभकारी के सबसे पहले प्रमाण या मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सबसे पहले जो प्रमाण है ये कौन से काल में प्राप्त हुए हैं, तो ये नवपाषाण काल के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं, नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है,
पेबल उपकरण, पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो पेबल उपकरण है ये आपके पुरापाषाण काल से, और पुरापाषाण काल में भी आपका निम्न पुरापाषाण काल से पेबल उपकरण संबंधित है। निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, ताम्रवती नाम से कौन सी संस्कृति है वो प्रसिद्ध है? तो ये आहड़ संस्कृति, आहड़ संस्कृति, इसी को ताम्रवती नगरी के नाम से या ताम्रवती संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान के उदयपुर जिले से यह संबंधित है। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? यानी कि हड्डी के बने हुए जो उपकरण है ये कौन से पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय, सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं हड्डी से बने हुए उपकरण। गोरिक मृद भांड, जो गोरिक मृद भांड है, नामकरण कहां से, यानी कहने का मतलब ये जो गोरिक मृद भांड पात्र है ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ है। हस्तिनापुर से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर देखिए अगला है माइक्रोलिथिक औजार। माइक्रोलिथिक जो औजार है वो कौन से काल से संबंधित है? तो माइक्रोलिथिक औजार है ये आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल, अगला है बेलन घाटी से प्राप्त औजार कौन से काल से संबंधित है? बेलन घाटी से जो प्राप्त औजार है ये आपके निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है, यानी कि निम्न पुरापाषाण काल इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल। अगला है मानव की आखेटक यानी कि शिकार और खाद्य संग्राहक की अवस्था, यानी कि शिकार करना और खाद्य संग्रह यानी कि फूड गैदरिंग की जो अवस्था है वो कौन से काल से संबंधित है? तो ये आखेटक यानी शिकार वाली जो अवस्था है, यानी शिकार करता था मानव है, वो पूरा पाषाण काल से ये संबंधित है। पूरा पाषाण काल से संबंधित है। मैंने आपको बताया था पूरा पाषाण काल के अंतर्गत केवल उपभोक्ता का जीवन यापन करता था, यानी कि जानवर वगैरह जिसको दिख गया तो उसको मार लेता था और खा लेता था। तो यही पूछा है शिकार की जो अवस्था है वो आपकी पूरा पाषाण काल की है। मध्य पाषाण काल में वो पशुपालन करना सीख गया था और नव पाषाण काल में वो खाद्यान्नों की कृषि करना सीख गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। दयमाबाद महाराष्ट्र में, तो अपने बात की थी अभी इसकी। तो ये ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता का, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का सबसे बड़ा जो स्थल है ये भी आपका दयमाबाद महाराष्ट्र भी है। तो ये अपन ने अभी बात की है। अगला है भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? मध्य पाषाण काल के स्थल दो कौन से हैं? तो एक तो है आपका महदहा और दूसरा है सराय नाहर राय। एक तो है महदहा और दूसरा है सराय नाहर राय। तो ये दो स्थल हैं वो ऐसे हैं जो कि प्राचीन भारत के ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? आधुनिक मानव होमोसेपियंस का जो प्रादुर्भाव है ये आपके पुरापाषाण काल में भी उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत हुआ था। उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ था। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर और चर्ट आदि के पत्थर सबसे पहले कब प्रयुक्त हुए थे? क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर और चर्ट नाम के जो पत्थर हैं ये सबसे पहले मध्य पुरापाषाण काल में प्रयोग हुए थे। मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत सबसे पहले प्रयोग में लाए गए थे। अगला क्वेश्चन है अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया था? अग्नि का प्रयोग नवपाषाण काल में मानव ने करना शुरू किया था। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में व्यक्ति है मानव जो है वो अग्नि से परिचित हो गया था। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? भारत में जीवाश्म यानी कि आपका जो फोसिल्स है उसका एकमात्र प्रमाण है ये आपके शिवालिक की पहाड़ी से मिलता है। शिवालिक की पहाड़ी से, शिवालिक की पहाड़ी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होते हैं? यानी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये आपका मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, और मेहरगढ़ कहाँ पर? आपका पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ से ये प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के प्राप्त होते हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कपास के भी प्राचीनतम साक्ष्य ये आपके मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते हैं, मेहरगढ़ से।